प्रिय मित्रों नमस्कार। प्रिय मित्रों, आज हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करेंगे हमारी कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 के तीसरे पाठ रीढ़ की हड्डी के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का। मित्रों, यह जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक है जिससे कि प्रश्न उत्तर परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ये रीढ़ की हड्डी जो पाठ है यह जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा लिखित पाठ है। ये एकांकी है। इस पाठ के जो लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर जी, इनका जन्म सन 1917 में हुआ था और 1917 से 1978 तक का इनका जो कार्यकाल रहा उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। सुपरिचित नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ और शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। बचपन से ही नाटकों में रुचि होने के कारण स्कूल कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में नाट्य लेखन, निर्देशन और अभिनय करते रहे। आगे चलकर यही शौक सृजन में परिणित हो गया। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में विविधता है। ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ उन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी नाटक लिखे हैं। उनके कुछ व्यंग्य प्रधान एकांकी चर्चित रहे हैं। उनकी प्रमुख कृतियां हैं कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा नाटक, भोर का तारा, ओ मेरे सपने। ये एकांकी संग्रह उनका है। मित्रों, रीढ़ की हड्डी जो एकांकी इनके द्वारा रचित है, इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों की शिक्षा एवं उससे उत्पन्न उनके आत्मविश्वास और साहस को दर्शाया है। किस प्रकार से एक जो पढ़ी लिखी लड़की है और उसको शादी के लिए अनपढ़, कम पढ़ा लिखा बताया जाता है, वो यहाँ पर किस प्रकार से समाज में स्त्रियों की के प्रति जो रूढ़िवाद है, उसकी मानसिकता है, उस पर प्रहार करने के लिए लेखक ने रीढ़ की हड्डी एकांकी की रचना की है। तो आइए इस रीढ़ की हड्डी जो पाठ है हमारा एनसीईआरटी पुस्तक में ये दिया गया है, इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन हम यहाँ पर इस वीडियो में करेंगे। पाठ के लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है, आप उससे पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। इस पाठ के प्रश्न संख्या जो 1 है उसको देखते हैं। राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? क्या वो सही है? इस प्रकार की तुलना करना सही है? तो इसका उत्तर देखेंगे। राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों पुराने जमाने के बुजुर्ग हैं। दोनों को वर्तमान जमाने की तुलना में अपना जमाना याद आता है। ये यादें स्वाभाविक हैं, हर किसी को आती हैं यादें। इन यादों के लिए इन्हें प्रयत्न नहीं करना पड़ता, अपने आप आ जाती हैं। ये अपने आप मन में आती हैं, परंतु इन तुलनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करके उन्हें नीचा दिखाना गलत है। मतलब यादें तो आती हैं, लेकिन हम उन यादों को हमारे ज़माने में ऐसा होता था, हम तो ऐसे करते थे, तो ये चीज़ें बता बता के आज के ज़माने के जो लोग हैं अगर हम उनको नीचा दिखाते हैं तो यह गलत है, यह तर्कसंगत नहीं है। यही पूछा है ना, तर्कसंगत है या नहीं है? तो यह तर्कसंगत नहीं है मित्रों। ऐसा करने से बुजुर्ग लोग अपने हाथों में ऐसा हथियार ले लेते हैं जिसकी काट वर्तमान पीढ़ी के पास नहीं होती। यूँ भी हर जमाने की अपनी स्थितियां होती हैं। जमाना बदलता है तो उसमें
कुछ कमियों के साथ कुछ सुधार भी आते हैं, परंतु बुजुर्ग लोग प्रायः अपने पक्ष में एक तरफा अनुभव सुनते हैं जो कि तर्कसंगत नहीं है। यह मनोरंजन के लिए तो ठीक है, किंतु इसका कोई महत्व नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर मित्रों समझ गए होंगे आप भली भांति। अगला प्रश्न है, राम स्वरूप की अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के समय छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? मतलब कि राम स्वरूप ने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाई, लेकिन अब जो लड़के वाले थे वो चाहते थे शादी के लिए लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, 10वीं पास हो, बस ऐसी लड़की उनको चाहिए थी। अब उनको राम स्वरूप को अपनी बेटी का रिश्ता करना ही करना था, उसकी शादी करनी थी। तो विवाह के लिए उसने अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपा दिया, लड़के वालों से कह दिया कि मेरी लड़की उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं है, उसने बीए एमए नहीं किया है, उसने सिर्फ 10वीं पास की है। तो यह विरोधाभास उसकी किस विवशता को उजागर करता है? प्रश्न का उत्तर देखेंगे मित्रों। राम स्वरूप लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाने के पक्षधर हैं। उन्होंने उमा जो उनकी बेटी है को कॉलेज की शिक्षा दिलवाकर बीए पास करवाया। इसके अलावा उमा को संगीत कला आदि का भी ज्ञान है, वो भी उन्होंने सिखाया। राम स्वरूप चाहते हैं कि उमा की शादी अच्छे परिवार में हो। अब संयोग से परिवार तो उच्च शिक्षित मिला, परंतु उसकी सोच अच्छी नहीं थी। लड़के का पिता और स्वयं लड़का दोनों ही चाहते हैं कि उन्हें 10वीं पास लड़की ही चाहिए। एक लड़की का पिता होने के कारण लड़के वालों की इच्छा को ध्यान में रखकर कर्तव्य और वक्तव्य में विरोधाभास रखते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक विवाह योग्य पुत्री के पिता की विवशता को उजागर करता है। ये परिस्थिति है और ये परिस्थिति एक विवाह योग्य पुत्री के पिता की विवशता को उजागर करती है कि लड़का तो अच्छा मिला, घर बार भी अच्छा मिला, लेकिन अब क्या करना पड़ रहा है? छिपाना पड़ रहा है कि मेरी लड़की बीए पास नहीं 10वीं पास है, बस कर लो शादी इससे। अगला जो हमारा प्रश्न है अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? अब अपनी बेटी का रिश्ता तय करना चाहते हैं राम स्वरूप जी, बता दिया उनको लड़की तो 10वीं पास ही है। अब उमा को भी बता दिया कि तुझको यही बताना है कि तू 10वीं पास है। अब उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा राम स्वरूप कर रहे हैं, क्या वह उचित है? और उचित नहीं है तो क्यों नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप अपनी बेटी से अपेक्षा करते हैं कि वह सज धज कर सुंदर रूप में पेश आए। इसके लिए वह पाउडर आदि बनावटी जो साधन होते हैं, पाउडर क्रीम आदि, उसका उपयोग करे, क्रीम पाउडर लगाए। वह आने वाले मेहमानों के सामने ढंग से बात करे, ये अपेक्षा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा करे मेरी लड़की। सज धज के आए, सुंदर कपड़े पहन के आए, सुंदर बन के आए, पाउडर लगाए, क्रीम लगाए और मेहमानों के जो मेहमान आए हैं उनके सामने ढंग से बात करे। अपनी व्यवहार कुशलता से उनका जो है दिल जीत ले मेहमानों का, जिससे कि लड़का लड़की को पसंद कर ले और विवाह हो जाए। ये उनका वो यही चाहते हैं। उसमें जो गुण हैं उन्हें ठीक तरह से प्रकट करे ताकि वह होने वाले पति और ससुर को पसंद आ जाए। वह उसे कम पढ़ी लिखी लड़की के रूप में भी पेश करना चाहता है। अब राम स्वरूप का व्यवहार ढोंग और दिखावे को बढ़ावा देता है। यह झूठ पर आधारित है। बीए पढ़ी लिखी होकर भी उसे मैट्रिक बताना, 10वीं पास बताना सरासर धोखा है। ऐसी ठगी पर खड़े रिश्ते कभी टिकाऊ
नहीं होते। एक ना एक दिन तो भेद खुल ही जाता है कि ये 10वीं पास नहीं है, बीए पास है, तो ऐसे रिश्ते कभी टिकाऊ नहीं होते। इसी प्रकार से पाउडर लगाकर, क्रीम लगाकर सुंदर दिखना भी धोखे में रखने जैसा है। राम स्वरूप के व्यवहार को हम उचित नहीं कह सकते। मित्रों, प्रश्न का उत्तर अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है मित्रों? प्रश्न संख्या 4, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। तो दोनों ही अपराधी हैं। किस प्रकार से अपराधी हैं? विचार लिखने हैं, तो हम अपने विचार यहां पर देंगे। गोपाल प्रसाद वकील हैं, वे चालाक किस्म के इंसान हैं। वे मानवीय रिश्तों से अधिक महत्व पैसों को देते हैं। रुपया पैसा उनके लिए सब कुछ है। शादी जैसे पवित्र संस्कार को भी वे बिजनेस की तराजू में तोलते हैं। बिजनेस शब्द से उनकी इस मानसिकता का पता चल जाता है। इधर राम स्वरूप चाहते हैं कि उनकी बेटी उमा का रिश्ता गोपाल प्रसाद के लड़के शंकर से हो जाए, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है शंकर। परंतु समस्या यह है कि गोपाल प्रसाद और उनका बेटा दोनों ही चाहते हैं कि लड़की अधिक से अधिक 10वीं पास होनी चाहिए, 10वीं से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस कारण राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाने के लिए झूठ बोलते हैं। यहाँ मेरा मानना है कि दोनों समान रूप से अपराधी हैं, पर गोपाल प्रसाद का यह अपराध उनकी घटिया सोच तथा रूढ़िवादी सोच का परिणाम है, जबकि राम स्वरूप का अपराध उनकी विवशता का परिणाम है। तो दोनों अपराधी हैं, लेकिन दोनों के अपराध में अंतर है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा ने यह बात कही थी। तो उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? इसका उत्तर देखेंगे। इस कथन के माध्यम से उमा शंकर की निम्नलिखित कमियों की ओर ध्यान दिलाना चाहती है। जब वो ज़्यादा परेशान कर देते हैं उमा को, तो उमा कहती है कि आपके लड़के की, आपके लाडला बेटा, जो प्यारा बेटा ये शंकर है, इसकी रीढ़ की हड्डी भी नहीं है। वो झुक कर बैठा हुआ था, कुछ झुका झुका सा बैठा हुआ था। तो क्या कारण था वो झुका हुआ बैठा हुआ है? तो इसके कुछ कारण है। किन कमियों की ओर ध्यान दिलाना चाहती है उमा? पहला नंबर जो है वो है कि शंकर बिना रीढ़ की हड्डी के है, अर्थात व्यक्तित्वहीन है। कहने का रीढ़ की हड्डी मतलब बैकबोन टूटना नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि उसका व्यक्तित्व ही नहीं है। रीढ़ की हड्डी कहने का मतलब उसका व्यक्तित्व खत्म है, उसके अंदर गुण ही खत्म है, उसका कोई निजी मत नहीं है, अपना उसका कोई राय नहीं है, स्थान नहीं है, वो बस उसका अपना कोई महत्व नहीं है। जो पिताजी कह रहे हैं वही सही है। गोपाल प्रसाद जी ने जो कह दिया, हाँ जी जी जी, वह अपने पिता के इशारों पर ही करने वाला बेचारा जीव है। उसे जैसा कहा जाता है वैसा ही करता है। वह पिता की उचित अनुचित सभी बातों पर हाँ हाँ करता चलता है, यानी कि उसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है। ऐसा पति होने के योग्य नहीं है। दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं यहाँ पर कि शंकर लड़कियों के पीछे लग लग कर अपनी रीढ़ की हड्डी तुड़वा बैठा है। उसका सरेआम अपमान हो चुका है, अतः वह अपमानित, लंपट और दुष्चरित्र का है। तीसरी बात जो है, उसका शरीर कमजोर है, उससे सीधा तनकर बैठा भी नहीं जाता, इसलिए वह विवाह के योग्य नहीं है, ये उमा कहना चाहती है। प्रश्न संख्या 6 पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है मित्रों? प्रश्न संख्या 6 कहता है कि शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की
समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कैसे शंकर जैसे लड़के की जरूरत है या उमा जैसे लड़की की जरूरत है समाज को। तो उत्तर देखेंगे, रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी का जो पात्र है शंकर, उन नवयुवकों का प्रतीक है जो सामाजिक और वैचारिक प्रगति से आज भी अछूते हैं, जिनके अंदर अपनी सोच समझ ही नहीं है। ऐसे युवक महिलाओं को उचित स्थान नहीं देना चाहते हैं, वे पुरुषों के बराबर नहीं आना देना चाहते हैं। शिक्षा जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मानवीयता जगाने वाली मणि को पुरुषों के लिए ही उचित मानते हैं। तभी तो कहते हैं कि हमको लड़की ऐसी चाहिए जो 10वीं पास हो, 10वीं से ज़्यादा नहीं हो, बस पुरुषों के लिए ही उच्च शिक्षा हो, महिलाओं के लिए नहीं हो। तो शंकर ऐसे सामाजिक और वैचारिक प्रवृत्ति का है। ऐसे युवा ना शारीरिक रूप से मजबूत हैं और ना चारित्रिक रूप से मजबूत हैं। ऐसा व्यक्तित्व समाज को चारित्रिक पतन की ओर उन्मुख करता है। इसके विपरीत उमा उन लड़कियों का प्रतीक है जो सजग और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, उनका चरित्र समाज को उन्नति की ओर उन्मुख करने वाला है। अतः समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है, शंकर जैसे व्यक्तित्व की नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। जो ये लेखक ने इस एकांकी का नाम दिया है रीढ़ की हड्डी, अब इसकी सार्थकता कितनी सही है, ये सार्थक है, सही है? तो यहां पर हम इसका उत्तर देखेंगे। रीढ़ की हड्डी एकांकी का जो शीर्षक है वो सार्थक, सफल और व्यंग्यात्मक है। इस नाटक की मूल समस्या है वर का व्यक्तित्वहीन होना। जो वर है शंकर, जो दूल्हा है, जो लड़की देखने गया लड़का, वो व्यक्तित्वहीन है। यदि शंकर समझदार और व्यक्तित्व संपन्न युवक होता तो गोपाल प्रसाद की इतनी हिम्मत न होती कि वह दो सुशिक्षित वयस्कों के बीच में बैठकर अपनी फूहड़ फालतू बातें करे और अशिक्षा को प्रोत्साहन दे। कम पढ़ी लिखी बहू चाहना गोपाल प्रसाद की जरूरत हो सकती है, शंकर की नहीं। अगर शंकर अपने पिता के रोब दाब के आगे चूं भी नहीं कर सकता, बल्कि उनकी हाँ में हाँ मिलाता है, तो वह उसकी कायरता है। और उस कायरता को दिखाने के लिए उसे रीढ़ की हड्डी के बिना दिखाया गया है। इस प्रकार रीढ़ की हड्डी व्यंग्यात्मक, संकेतपूर्ण, सार्थक और सफल शीर्षक है। एक अच्छे शीर्षक में जिज्ञासा होनी चाहिए जो पाठक को आतुर कर दे। यह शीर्षक जिज्ञातुर है, जिज्ञासा पैदा करने वाला है। मित्रों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है? मित्रों प्रश्न संख्या 8 कहता है, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? मतलब मुख्य पात्र कौन है इसमें? राम स्वरूप है लड़की के पिताजी, या लड़के के पिताजी गोपाल स्वरूप हैं, या कि गोपाल प्रसाद जी हैं, या उमा है, या शंकर हैं, या उमा की माँ है? कौन है इसमें जो मुख्य पात्र कौन है? तो कथा वस्तु के आधार पर मैं निसंदेह एकांकी का मुख्य पात्र उमा को ही मानता हूं, क्योंकि एकांकी की सारी कथा वस्तु उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। एकांकी के मुख्य पुरुष पात्र शंकर पर वह चारित्रिक, शारीरिक और तार्किक कौशल में भारी पड़ती है। उमा उच्च शिक्षित होने के साथ साथ कला, संगीत में भी निपुण है। एकांकी में
एक बार जब उसकी एंट्री होती है, उसका प्रवेश होता है, तो वह मंच पर अंत तक बनी रहती है। वह अपनी निपुणता से गोपाल प्रसाद और शंकर को निरुत्तर ही नहीं करती है, बल्कि उनकी आंखें भी खोल कर रख देती है। एकांकी का समापन भी उमा के माध्यम से होता है, अतः उमा एकांकी की मुख्य पात्र है, यह हम मानते हैं। तो मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। अब इनमें कुछ चारित्रिक विशेषताएं हैं, राम स्वरूप में भी हैं और गोपाल प्रसाद में भी हैं। क्या है उनका चरित्र, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम राम स्वरूप के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम राम स्वरूप जी की चारित्रिक विशेषताएं देखते हैं। तो राम स्वरूप कैसा था? राम स्वरूप जो उमा, जो लड़की है उमा, उसके पिताजी हैं। तो राम स्वरूप प्रगतिशील विचारों का एक विवश पिता है, जो लड़के के पिता लड़के वालों के प्रति जो है विवश हो जाता है, जिसे अपनी बेटी के सुंदर भविष्य के लिए समाज की मान्यताओं के आगे झुकना पड़ता है। इसलिए उसके व्यक्तित्व के कुछ पक्ष सबल हैं तो कुछ दुर्बल हैं। उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रगतिशील है वो। तो प्रगतिशील में क्या प्रगतिशील है? राम स्वरूप मूल रूप से प्रगतिशील विचारों का व्यक्ति है। वह चाहता है कि लड़कियों को भी उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए, इसलिए वह अपनी बेटी को खूब पढ़ाता लिखाता है, खूब उसकी पढ़ाई कराता है, उसको बीए कराता है। उसे उमा को बीए तक पढ़ाने में गर्व ही है। यह उसके व्यक्तित्व को उज्ज्वल गुण दर्शाता है। दूसरा जो यहाँ पर राम स्वरूप को दिखाया गया है, विवश पिता। किस प्रकार से विवश है पिताजी? राम स्वरूप की दुर्बलता यह है कि वह अपनी बेटी उमा की शादी अपने जैसे अच्छे खानदान में करना चाहता है, किंतु अच्छे खानदानों में अधिक पढ़ी लिखी बहू को स्वीकार नहीं किया जाता। वे कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं ताकि वे उसे नियंत्रण में रख सकें, बहू को नियंत्रण में रख सकें। ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी तो ज़्यादा बात बताएगी, तो उसको नियंत्रण में रख सकें, इसलिए वो गोपाल प्रसाद जी कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। उस पर मनमाना रोब चला सकें, इसलिए वो कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। यही राम स्वरूप दुर्बल हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। वह गोपाल प्रसाद जैसे लोगों का तिरस्कार करने की बजाय उनके अनुसार ढलने की कोशिश करता है। इसके लिए वह झूठ भी बोलता है। क्या झूठ बोलता है? कि मेरी बेटी 10वीं पास है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। उमा से ढोंग भी करवाता है, क्रीम पाउडर लगवाता है, तथा गोपाल प्रसाद की उलूल जलूल जो बेकार की बातों का समर्थन भी करता चला जाता है। अब हम बात करते हैं, ये तो थी राम स्वरूप की चारित्रिक विशेषताएं। अब गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं भी देख लेते हैं। गोपाल प्रसाद की चारित्रिक जो विशेषताएं हैं वो क्या है? गोपाल प्रसाद समाज की गली सड़ी यथास्थितिवादी भावनाओं का प्रतिनिधि है। वह पुरुष प्रधान समाज का अंग है, जो चली आ रही रूढ़ियों को जैसे तैसे सही सिद्ध करता हुआ अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो वो है बड़बोला, बड़ा बड़ा बोलता है, ज़्यादा बोलता है। तो क्या है? गोपाल प्रसाद बड़बोला व्यक्ति है। वह अपनी विशेषताओं का बखान करने में चूक नहीं करता। नए जमाने की तुलना में अपने जमाने की अच्छाई का वर्णन हो, खाने पीने की बात हो, अपने शरीर की ताकत का वर्णन हो, अपनी मैट्रिक को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना हो, वह ऊंचे ऊंचे स्वर में बिना शर्म संकोच के बोलता चला जाता है। वह जो है हावी होना जानता है। उसके सामने और लोग दब जाते हैं।
शंकर तो बिल्कुल भीगी बिल्ली बना रहता है। जो उसका लड़का है शंकर, तो वो तो अपने बाप के सामने कुछ बोल ही नहीं पाता। अगला जो हमारा चारित्रिक गुण है गोपाल प्रसाद जी का, वो बहुत चालाक है। गोपाल प्रसाद घाघ है, घाघ मतलब बहुत चालू है, चालाक है। वह बेटे की शादी को बिजनेस समझता है, इसलिए वह घाटे का सौदा नहीं करना चाहता। वह होने वाली बहू को ठोक बजाकर जांचता है। उसके चश्मे से लेकर पढ़ाई लिखाई, संगीत, पेंटिंग, सिलाई, इनाम विनाम सभी योग्यताओं की परख करता है। वह ऐसी सर्वांगपूर्ण बहू चाहता है जो उसके कहने के अनुसार चल सके। इसीलिए तो वो कम पढ़ी लिखी बहू चाहता है। इसीलिए वह मैट्रिक से अधिक पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहता। वो चाहता है कि मैं जैसा कहूं वैसी मेरी बहू करे। उसके सामने उसे अपने दबने का भी भय है। गोपाल प्रसाद झूठ बोलने में भी कुशल है। उसका बेटा शंकर 1 साल फेल हो चुका है, परंतु वह कुशलतापूर्वक जताता है कि वह बीमारी के कारण रह गया था, मतलब बीमार हो गया था इसलिए फेल हो गया। दूसरी एक चारित्रिक गुण मान लीजिए, बुराई मान लीजिए, लिंग भेद का शिकार है गोपाल प्रसाद। गोपाल प्रसाद वकील होते हुए भी लिंग भेद का शिकार है। वह पढ़ाई लिखाई पर लड़कों का अधिकार मानता है, लड़कियों का नहीं। उसके शब्दों में सारी बातें दुनिया में ऐसी ही हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं। ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। उच्च शिक्षा वो लड़कों के लिए है, ये मानता है। गोपाल प्रसाद अपनी गलत ठीक बातों को सही सिद्ध करना जानता है। इसके लिए वह तर्क न करके जोर जोर से बोलता है तथा दूसरों पर हावी होकर बात करता है। उसकी अपशब्द भरी कुतर्क शैली का उदाहरण देखिए। भला पूछिए इन अक्कल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। ये वाक्य एकांकी में कहा है गोपाल प्रसाद जी ने। तो इससे वाक्य से ही पता चल जाता है कि गोपाल प्रसाद की मानसिकता क्या है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों। ये हमने चारित्रिक गुण दोनों के रामस्वरूप के और गोपाल प्रसाद जी के जान लिए। हमारा अगला प्रश्न है, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एकांकी का उद्देश्य पूछा जाता है परीक्षा में। देखेंगे एकांकी का क्या उद्देश्य है। रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य है समाज के लोगों की दोहरी मानसिकता सबके सामने लाना, लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्याओं की ओर समाज का ध्यान खींचना तथा युवाओं द्वारा अपनी शिक्षा और चरित्र की मजबूती का ध्यान न रखना। एकांकी में गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर जैसे लोग हैं जो उच्च शिक्षित होकर भी कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं और स्त्रियों को समानता का दर्जा नहीं देना चाहते हैं। उमा को देखने आए लड़के वाले उसे वस्तु की तरह देखते हैं, भेड़ बकरी की तरह देखते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं। इसके अलावा शंकर जैसे युवा अपनी पढ़ाई पर ध्यान न देना तथा उसकी चारित्रिक दुर्बलता की ओर ध्यान आकर्षित करना इस एकांकी का उद्देश्य है। मित्रों, अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 11। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? तो हम थोड़े बहुत प्रयास हम भी कर सकते हैं। हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। लोगों में, नंबर 1, लोगों में सुशिक्षित नारी के लाभों का हम प्रचार कर सकते हैं कि नारी सुशिक्षित होगी तो उससे क्या क्या लाभ होंगे,
उन सब लाभों को हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं। दूसरा, सुशिक्षित बहू को स्वीकार करके उन्हें सम्मान दे सकते हैं। सुशिक्षित कन्याओं को नौकरी दिलाकर उन्हें पुरुषों के समान महत्व दे सकते हैं और कम पढ़ी लिखी बहू चाहने वालों को समझा बुझाकर रास्ते पर ला सकते हैं। मित्रों, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और अभी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देखेंगे, सुनेंगे तो आप प्रश्न उत्तरों को अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे। आप सभी इस वीडियो को दोस्तों को भी शेयर करें और ध्यानपूर्वक पढ़ें और अच्छे अंक प्राप्त करें। सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। इसी कामना के साथ वीडियो की यहीं पर समाप्ति करते हैं।